अरे ठाकुर साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरी बिटिया की शादी में आए, आपने उसे आशीर्वाद दिया, नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। बहुत खुश थे दोनों बच्चे, और बहुत खुश भी थी मेरी बिटिया। कह रही थी अंकल जी आएंगे, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अरे भाई, क्यों नहीं आऊंगा? जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी की तरह ही समझता हूँ तुम्हारी बेटी प्रिया को, इसीलिए उसकी शादी में तो मुझे आना ही था। क्यों ना आता भला? आशीर्वाद से दूर कैसे रखता बिटिया को। और ठाकुर साहब, आपकी बिटिया कैसी है? अरे सिमरन बिल्कुल ठीक है। उसकी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। बस अपना जॉब के लिए देखना चाहती है। मैंने भी कहा ठीक है, बच्ची जो करना चाहे मैं बच्चों को करने देता हूँ। मैं तो कहता हूँ बेटियां जितना पढ़ना चाहे ना उतना पढ़ाओ, नौकरी करना चाहे कराओ, जो बिटिया करना चाहे वही करो। बिटिया के भविष्य के लिए अच्छा रहता है। तो ठाकुर साहब, बिटिया की शादी वादी के लिए कुछ सोचा है क्या? अब तो बिटिया चली जाएगी, तो फिर आप अकेले ही रह जाएंगे। सोचना क्या है भाई, अपना नौकरी वोकरी करना चाहती है कर ले, और जो मेरा काम है वो तो मैं करूंगा ही। कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर बिटिया की शादी करा दूंगा। घर परिवार अच्छा हो, जहां जाकर बिटिया सुखी रहे। मैं तो कहता हूँ कि खूब बड़े परिवार में करूंगा, जहाँ माँ जैसी सास हो, अच्छा सा भाई जैसे देवर हो, बहनों जैसी नंदे हो। इतने बड़े परिवार में करूंगा। तुम तो जानते ही हो, मेरी बिटिया जब पैदा हुई तभी उसकी माँ चल बसी। बेचारी बचपन से माँ का सुख नहीं ले पाई। ऐसे घर परिवार में उसकी शादी कराऊंगा ना, जहाँ सास अच्छी हो, उसे माँ का प्यार दे। मेरी बेटी को जो सुख उसकी जिंदगी में नहीं मिला ना, वो सुख उसे उसकी ससुराल में मिल जाए। मेरी तो यही ख्वाहिश है। अरे लेकिन ठाकुर साहब, आप तो अकेले हो जाएंगे। बिटिया ससुराल चली जाएगी, आपके तो कोई है ही नहीं। तब तो आप अकेले रह जाएंगे, बहुत याद आएगी बिटिया की। क्या कर सकते हैं भाई, अब जिम्मेदारी है, करना तो पड़ेगा ही। मैं देख रहा हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता, ऐसा घर परिवार ढूंढूंगा, तब अपनी बिटिया की शादी कराऊंगा। हाँ हाँ ठीक है ठाकुर साहब, बिल्कुल। क्या हुआ भाई जमुना भाई, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों फोन करके बुला लिया? अभी मेरी कई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो सब देखना था मुझे। तुमने फोन कर करके एकदम नरक किया हुआ था। क्या है, क्या बात हो गई? हाँ, कहाँ आंधी तूफान आ गया? हाँ, किस लिए परेशान कर रही थी मुझे? साहब मैं क्या करूं? आपने कहा था बिटिया को सुबह 1 गिलास दूध दे दिया करो ना, आप ये तो मुझसे बताया करो। अब साहब मैं ले लेकर थक गई, ले जाकर, पर बिटिया ना दूध पी रही है ना खाना खा रही है, तो मैं करूं क्या साहब? मैं तो परेशान हो गई थी, इसीलिए मुझे आपको फोन करना पड़ा। मैं क्या करती साहब, अभी आप शाम को आते, आपको पता चलता कि बिटिया ने खाना नहीं खाया है, बिटिया ने दूध नहीं पिया है, तो आप तो मेरे ही ऊपर गुस्सा होते ना ठाकुर साहब। इसीलिए इसीलिए मैंने आपको फोन कर दिया। आप ही समझाइए बिटिया को कि कह दीजिए कि कुछ खा पी ले। ओह अच्छा, ये बात है। हो सकता है उसे फिर किसी चीज की जिद लगी हो। मेरी बेटी बहुत जिद्दी है। खैर कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, मैं पता करता हूँ कि आखिर समस्या क्या है उसकी। तुम एक काम करो, तुम जाकर खाना निकालो और दूध निकालो। अभी ये बिटिया आएगी और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब खाएगी। मैं अभी जाता हूँ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। जी साहब। अरे, क्या हो गया मेरी बिटिया को? किस लिए नाराज है मेरी राजकुमारी? क्या बात हो गई बेटा? अपने पापा को नहीं बताएगी? बता ना बेटा, क्या हुआ? किस लिए नाराज है मेरी बच्ची? पापा, मुझे वो 20 लाख वाली गाड़ी चाहिए जो नई एसयूवी आई हुई है, मुझे वो कार चाहिए। एसयूवी? नई? 20 लाख की? पर क्यों बेटा? अभी तो तुमने वो कार खरीदी थी ना, जो तुम्हें अच्छी लगी थी। क्या नाम था उसका? वो फरारी क्या थी वो? तुमने उसे इतना समय तक चलाया तो है, अच्छी कार तो है वो। फिर तुम्हें दूसरी कार क्यों चाहिए बेटा? मुझे चाहिए तो चाहिए पापा, मुझे दिलाइए, वरना मैं खाना पानी बंद कर दूंगी। ना ही मैं कुछ खाऊंगी ना ही पीऊंगी। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है मेरी बच्ची, तो खाना पीना खा ले, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ, तो चिंता मत कर। कल वो कार तेरे घर के बाहर खड़ी होगी, तो टेंशन मत ले। तू मेरी सबसे प्यारी लाडली बेटी है, तुझे नहीं दूंगा तो सब किसे दूंगा? तू तो मेरी अपनी है, मेरी प्यारी बिटिया। मैं तेरी हर ख्वाहिशें पूरी करूंगा बेटा। ओह वाह, थैंक यू सो मच डैड। मुझे पता था कोई मेरी बात माने या ना माने, पर मेरे पापा जरूर मेरी बात मानेंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तेरी हर ख्वाहिशें पूरी होंगी। पर अब तू खाने के लिए मना मत करना। मैंने बोल दिया है, खाना आ रहा है, खाना खा लेना और दूध पी लेना मेरी प्यारी बच्ची। कल से घर से मिलने अपनी नई वाली कार से जाऊंगी। बाकी सब तो हमारी जिंदगी में अच्छा है, बस मुझे एक ही बात का डर है।
मैं तो अनाथ हूँ, मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं। तुम्हारे पापा पता नहीं तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे भी कि नहीं। तुम ऐसे क्यों बोलते हो? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो तुमसे मेरी शादी जरूर करवाएंगे। और उन्होंने तो मुझे ये तक इजाज़त दे दी कि मैं बाहर काम करना चाहूँ तो मैं काम भी कर सकती हूँ। पर तुम तो जानते ही हो ना, मुश्किल से तो मैंने पढ़ाई की है। मेरा मन ही नहीं लगता कि मैं नौकरी वोकरी करूँ। वैसे भी पापा का जो कुछ है सब कुछ मेरा ही तो है। इसीलिए तो मुझे और टेंशन होती है। मैं बस यही सोचता हूँ कि मैं तो अनाथ हूँ, एक छोटी सी नौकरी है, किराए के घर में रहता हूँ। तुम्हारे पापा पता नहीं तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे भी कि नहीं। चलो फिर आज तुम्हें मैं अपने पापा से ही मिलवा देती हूँ। उन्होंने देखा नहीं तुमने, मैंने उनसे एक बार कहा, उन्होंने ये 20 लाख की नई कार खरीद कर मुझे दे दी। मैं जो भी मांगती हूँ ना, मेरे पापा कभी किसी चीज़ का इनकार नहीं करते मुझसे। इसलिए चलो आज तुम्हें मैं अपने पापा से ही मिला देती हूँ। उनसे मिल लोगे तो तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। सर, मैं सिमरन को बहुत पसंद करता हूँ और मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। आप मुझ पर पूरा भरोसा करिए सर। बस एक ही बात है, मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई है नहीं आगे पीछे। बस जो कुछ भी है ना, मेरा सिमरन ही है। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? तुम खुद तो काबिल हो। तुमने अपनी मेहनत से अपनी नौकरी हासिल की है। अनाथ आश्रम में रहने के बाद भी तुम कितने काबिल निकले, कितने अच्छे हो तुम। तुम्हारा बात व्यवहार, तुम्हारी ईमानदारी सब मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपसे बात करके मुझे भी ऐसा लगा जैसे मुझे मेरे पिता मिल गए हों। अपने पिता को तो मैंने कभी देखा नहीं, जानता भी नहीं कि वो कौन है, पर आपने मुझसे इतने अच्छे से बात की, ऐसा लग रहा है कि मुझे पिता का आशीर्वाद मिल गया हो। थैंक यू सो मच अंकल जी, मुझे बेहद खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे बेटा, तो फिर तुम मुझे अंकल क्यों कह रहे हो? अब तो हमारी रिश्तेदारी होने वाली है। मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हें अपने बेटे के रूप में मैं तुम्हें पा रहा हूँ, तो तुम तो मेरे बेटे जैसे हुए ना, तो मुझे पिताजी कह सकते हो तुम। ओह, थैंक यू सो मच पिताजी। बिल्कुल, आप मेरे लिए मेरे पिता जैसे ही नहीं बल्कि मेरे पिता ही हैं। आप कभी ये मत समझिएगा कि मैं सिमरन से कम आपका ख्याल रखूंगा। जैसे सिमरन आपके लिए आपकी बेटी है, वैसे ही मैं भी आपका बेटा हूँ। मैं हमेशा आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा पिताजी। मुझे बेहद खुशी हुई बेटा। हमेशा सोचता था कि सिमरन की शादी किसी बड़े घर में करूंगा, जहाँ ढेर सारा परिवार हो। मेरी सिमरन को कभी माँ का प्यार नहीं मिला। सोचा था कि उसकी सास उसे माँ का प्यार देगी, पर आज मुझे इस बात का अफसोस नहीं हो रहा है। हमारा परिवार तो खुद ही एक परिवार बन गया। मुझे इतना प्यारा बेटा जो मिल गया। और भाई शेखर, सुना है तुम्हारी तो पांचों उंगलियां घी में है। भैया सिमरन जैसी लड़की मिल रही है, ऊपर से उसका इतना बड़ा घर, इतना बड़ा परिवार, कोई है ही नहीं। एक बाप है केवल, उनकी इतनी सारी जमीन जायदाद, सबकी इकलौती मालकिन वो सिमरन, मतलब कि तुम। हाँ यार, सिमरन बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उससे प्यार ये सोचकर थोड़ी किया था कि वो इतने बड़ी जायदाद की इकलौती मालकिन है। मैंने तो जब उसे देखा था तब तो मैं जानता भी नहीं था कि उसकी फैमिली में कौन कौन है। मैं तो उससे ऐसे ही प्यार करता हूँ। तो भाई आगे क्या इरादा है? क्या अपना तो घर तुम्हारा किराए का है, तो जाकर अपने ससुराल में अपने ससुर जी के साथ रहोगे? तुम्हारे ससुर जी का घर तो तुम्हारे ऑफिस के नजदीक ही है। बढ़िया है तुम्हारा, बिना किराए के रहोगे आराम से अपने घर में पांव पसार कर, है ना? अरे नहीं यार, वो मैं घर जमाई थोड़े बनूंगा। मैं नहीं रहने वाला वहाँ उनके साथ। हाँ नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ है वो सब कुछ सिमरन का है, वो तो सही बात है, पर सिमरन मेरी पत्नी बनने जा रही है तो मैं उसे लेकर किराए के घर में रहूंगा। मैं वहां नहीं रहने वाला अपने ससुर जी के साथ। मैं क्यों रहूं उनके साथ? पर यार, तुम्हारे ससुर जी तो अकेले हैं ना, उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं। उनकी पत्नी तो मरे हुए इतने साल हो गए। मैं तो जानता हूँ ठाकुर साहब के बारे में सब कुछ। अरे बेटी भी चली जाएगी तो एकदम अकेले नहीं हो जाएंगे, और फिर तुम्हारे भी आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम ही क्यों नहीं रह जाते वहां? तुम्हें भी बाप मिल जाएंगे, सिमरन अपने घर में ही रहेगी, उससे भी कोई दुख नहीं होगा, और तुम्हारे ससुर जी को भी प्यारा परिवार मिल जाएगा। मैं अपनी नाक नहीं कटाऊंगा घर जमाई बनकर। मैं नहीं रहने वाला वहां। ऐसे कैसे लोग पड़े हैं? माता पिता का प्यार इस इंसान को समझ में ही नहीं आता। शायद इसीलिए भगवान ने इसे अनाथ बनाया। माता पिता का प्यार इसने देखा नहीं, ना ही इसे पता है कि उनकी देखभाल कैसे की जाती है। बेचारे ठाकुर साहब कितने अच्छे आदमी हैं, बुढ़े हो चले हैं। इसे चाहिए था कि वहां रहकर उनकी सेवा करता, बेटा बनता उनका, पर नहीं। अभी उनकी जमीन जायदाद लेने की बात होगी, सबसे आगे पहुंच जाएगा ये। और जब बात आई उनकी सेवा की, तो मैं घर जमाई नहीं बनूंगा। अरे ठाकुर साहब देखिए ना, समय कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अभी आप मेरी बेटी की शादी में आए थे,
तब मैं आपसे पूछ रहा था कि बिटिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखा क्या आपने, और आज आप अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने मेरे घर आ गए। हाँ सही बात है, कहा नहीं जा सकता कब जिंदगी में क्या मिल जाए क्या छूट जाए, कुछ पता नहीं होता। तो ठाकुर साहब, आप बिटिया के लिए जैसा रिश्ता देख रहे थे वैसा ही रिश्ता मिला क्या आपको? सास माँ जैसी बड़ा परिवार मिला क्या आपको? नहीं, वो क्या है ना कि बिटिया किसी को खुद ही उसने पसंद कर लिया था, एक अच्छी सी नौकरी में है, और वो लड़का बहुत अच्छा है, ईमानदार है और बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। बस, और बस एक ही दुख है कि उसके कोई है नहीं, अनाथालय में पला बढ़ा है बेचारा, अनाथालय में रहा है, वो अनाथ है, उसके कोई माँ बाप नहीं है, ना ही कोई परिवार, ना ही कोई रिश्तेदार है। अरे ठाकुर साहब, तब तो आपको खुश होना चाहिए भाई, जब आपके जमाई के कोई है ही नहीं तो आप ही तो उसका परिवार हो। वैसे भी जो कुछ आपका है वो सब कुछ सिमरन का है, और जो कुछ सिमरन का है वो कुछ आपके जमाई का भी तो है, तो उसका भी तो फर्ज है भाई अपने पिता जैसे ससुर जी की देखभाल करे। हाँ सो तो है, पर मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, मैं चाहता हूँ मेरे दोनों बच्चे सुखी रहें, बस चाहे जहां भी रहें खुश रहें। ठाकुर साहब, आप बहुत सीधे और अच्छे इंसान हैं। साहब, मैंने दोनों गाड़ियां धो दी है, आपकी छोटी गाड़ी के बगल जो वो बड़ी वाली कार खड़ी थी ना, मैंने उसे भी धो दिया है। अरे बेटा, वो तो मेरी कार थी, तुमने मेरी कार क्यों धो दी? अच्छा रुको, मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे देता हूँ, मेरी कार तो तुमने बेकार में ही धो दी बेटा, मैं तो उसे अक्सर धुलवाता ही रहता हूँ। हाँ, इधर 2-3 दिन से नहीं धुलवा पाया, क्या है ना कि अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ तो बहुत सारा काम रहता है, तो उसी में वक्त ही निकल जाता था। लेकिन बेटा तुमने बहुत मेहनत कर दी, रुको मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, कोई बात नहीं, मैंने आपकी कार धोकर कोई बड़ा काम थोड़े किया, जैसे साहब की कार वैसे आपकी कार, कोई बात नहीं साहब जी। मैं साहब की कार धो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी कार भी धो देनी चाहिए, वो थोड़ी सी गंदी दिख रही थी ना इसीलिए, पर उसके बदले में मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए साहब जी, वो तो मेरा काम है, साहब जी तो मुझे पगार देते ही हैं। अच्छा साहब जी, चलता हूँ। बहुत ही ईमानदार लड़का है, कहाँ से लाए भाई ऐसे नौकर को? इतना बढ़िया काम करने वाला, इतना ईमानदार, इतना अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। अरे मेरे गांव का लड़का है, एक दिन गांव गया हुआ था तब पता चला, इसके माँ बाप दोनों गुजर गए हैं, पर लड़के के अंदर जुनून बहुत है, लड़का सरकारी नौकरी करना चाहता है, उसी की तैयारी करने के लिए शहर आना चाह रहा था, मैं ही इसे शहर ले आया, यहाँ आकर कोचिंग वोचिंग की फीस नहीं भर पाता, पर यही कार धोकर बाहर बाहर के काम करता रहता है, उसके बदले में मैं थोड़ी बहुत पैसे दे देता हूँ जिससे इसका खाना पीना चल जाता है, बाकी अपना परीक्षा की तैयारी करता है, उधार पर किताब लेकर आता है, पढ़ता है, रात को पढ़कर फिर सुबह किताब वापस करके आता है। लड़का जुनूनी बहुत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही ईमानदार और जुनूनी है, एक पैसा किसी से इधर से उधर नहीं लेता, और यहाँ तक कि मेरे घर में अगर रुपए पैसे कहीं पड़े होते हैं ले आकर मुझे देता है। एक बार तो मेरी चैन छूट गई थी कार में, कार धोने गया, तुरंत ले आकर इसने मुझे दी, साहब जी आपकी चैन गिर गई है कार में। अब आपको बताऊं, मैं तो भूल भी चुका था कि वो मेरी चैन कहाँ गिरी, पर इस लड़के ने इतनी ईमानदारी है। सही बात है, भगवान पता नहीं क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, इसके अच्छे खासे माँ बाप होते, अपने सपने पूरा करने के लिए इसे इतनी मेहनत न करनी पड़ती, क्या ही कहा जाए। 6 महीने बाद। अरे वाह भाई, आज मेरी बिटिया मेरे घर आई है, क्या बात है बेटा, आज तुम्हें अपना कमरा याद आ गया, अपने पापा से मिलने चली आई मेरी बच्ची। हाँ पापा, वो क्या है ना, यहाँ पर मेरी कुछ एसेसरीज, मेरे कुछ जेवर छूट गए थे, वही सब लेने आई हूँ। और पापा, मुझे ना कुछ गहनों की ज़रूरत है, क्या है ना कि मेरी सब सहेलियाँ शॉपिंग के लिए जा रही हैं, तो मुझे भी थोड़े से गहने खरीदने हैं। पापा, आप मुझे 1 लाख, लगभग 1 लाख का चेक काट कर दे दीजिए, जिससे मैं अपने मन के शॉपिंग कर सकूं। अरे बेटा ठीक है, बिल्कुल, मैं अभी तुझे चेक काट कर दे देता हूँ, अगर मैं तू कहे तो मैं तुझे 1 लाख कैसे करवा कर दे देता हूँ, तू चिंता मत कर, बैठ 10 मिनट यही खाना पीना खा, मैं अभी चंपा को बोलकर तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा खाना नाश्ता बनवाता हूँ, अपना खा पी ले फिर जाना, तब तक कैश पैसे भी आ जाएंगे। क्या करने मेरी बच्ची बैंक में लाइन लगाएगी? ओह, ऐसा हो सकता है क्या? थैंक यू सो मच पापा। अरे ठाकुर साहब, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं हैं? अरे कि अपनी बिटिया को बुला लीजिए ना, अरे आपकी बिटिया रहेगी, आपकी देखभाल कर देगी, इस समय आपकी तबीयत बहुत खराब है, बिटिया को बुला लीजिए, बिटिया देखभाल कर देगी आपकी, क्या करने इतना बीमार हुए पड़े हैं? अरे नौकरों के भरोसे कोई इंसान रहता है क्या?
अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चंपा है ना, चंपा कर देगी। चंपा मुझे समय से खाना पानी चाय नाश्ता दवाई सब कुछ देती है। उस दिन बीमार पड़ा चक्कर आया, तब पर भी चंपा ने ही डॉक्टर को बुलाया है। अरे इतनी सेवा देखभाल मेरी करती ही है वो बच्ची, अब और क्या ही करना। अरे तो चंपा आपकी बेटी थोड़े है, चंपा तो आपके घर की नौकरानी है। अरे जितना कर दे रही है उतना ही कम है। अपनों जैसी देखभाल थोड़े कोई कर सकता है। आपकी बेटी जितना आपके बारे में सोच कर आपकी देखभाल कर पाएगी उतना क्या चंपा करेगी। मानता हूँ आप अपनी बेटी के कंफर्ट के बारे में उसके आराम के बारे में सोचते हैं, पर एक बात जान लीजिए, बेटी अगर बाप की सेवा करती है तो इसमें कुछ उसका बिगड़ नहीं जाता और बेटी का आराम कम नहीं हो जाता। और वैसे भी बचपन से आप ही ने तो पाल पोस कर अपनी बिटिया सिमरन को बड़ा किया है। रहने दीजिए, आप तो करेंगे नहीं, मैं ही फोन करके सिमरन से बात करता हूँ। मैं ही उसे बताता हूँ कि आप कितने बीमार हैं। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। क्या करने उसे फोन ऑन करके परेशान कर रहे हैं। अभी मेरी बीमारी के बारे में जानेगी, बेकार में टेंशन आ जाएगी। वैसे भी बेचारी की शादी को अभी कुछ ही समय तो हुआ है। रहने दीजिए, उसे अपना खुश रहने दीजिए। क्या करने आप परेशान हो रहे हैं। चंपा है ना, वो देखभाल कर देगी मेरी। हाँ आप तो ऐसे कहेंगे ही, पर मैं नहीं मानने वाला। मैं बुलाता हूँ सिमरन बिटिया को। खिरिक 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 खिरिक। हेलो हेलो। हेलो सिमरन बिटिया, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा पंकज अंकल। बिटिया कैसी हो, सब ठीक ठाक है? और जमाई बाबू कैसे हैं, सब बढ़िया है? हाँ सब ठीक है अंकल जी, सब बढ़िया है, वो भी अच्छे हैं। अपना काम से अपने ऑफिस पे निकले हैं। मैं भी बस थोड़ा बाहर ही जा रही हूँ, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने। बेटा तुम्हारे पापा तो तुम्हें बताएंगे नहीं, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। क्या है ना कि चंपा ने मुझे फोन किया था, क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हें फोन करने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि मत करो फोन, नहीं तो मेरी बेटी सिमरन परेशान हो जाएगी। मैं ही तुम्हें बता देता हूँ बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अरे 100 से ऊपर बुखार चढ़ा हुआ है इन्हें, बहुत ही परेशानी है। और दिन रात बुखार में तप रहे हैं, ना कुछ खा पी पा रहे हैं, ना ही बोल चाल पा रहे हैं। बेटा तुम आकर अपने पापा की देखभाल कर दो थोड़ी, तुम रहोगी इनके आसपास तो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे भी इनका इस दुनिया में कोई और तो है नहीं। आज को अगर भाभी जी जिंदा होती तो कम से कम थोड़ा तो देखभाल इनकी कर पाती। अब तुम ही हो इनका परिवार, तो तुम ही आ जाओ। ओह अच्छा, पापा की तबीयत खराब है। ठीक है मैं अभी आती हूँ। मैं आऊंगी, दिन भर रहूंगी, लेकिन रात को फिर मैं चली आऊंगी चंपा को सब समझाकर। अरे बिटिया यहीं से तो जमाई बाबू का ऑफिस नजदीक पड़ता है, यहीं से चले जाएंगे कुछ दिन। अपने पापा के साथ ही रह लो कुछ दिन। इनकी तबीयत इस तरह की नहीं है कि रात को भी इन्हें अकेला छोड़ा जाए, नौकरों के भरोसे छोड़ा जाए। अरे अगर किसी ने जरा सी लापरवाही कर दी तो तुम्हारे पापा की तबीयत और खराब हो सकती है। समझ रही हो ना मेरी बात? नमस्ते अंकल जी, मैं बोल रहा हूँ। अंकल जी पापा जी की तबीयत का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये दिन में चली जाया करेंगी, एक आध दिन जाकर देख आया करेंगी, लेकिन हम लोग वहां रह नहीं सकते। क्या है ना कि मैं घर जमाई नहीं बनूंगा, अपनी नाक नहीं कटानी मुझे। पर बेटा मेरी बात तो सुनो। टूट 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 टूट। बेकार में ही आपने बिटिया को परेशान कर दिया। आ रही होगी ना सिमरन दौड़ी दौड़ी अपने पापा की देखभाल करने। अरे कोई बात नहीं, मैं बीमार ही रह लेता, इतने सारे नौकर चाकर क्यों लगा कर रखे हैं, सब देखभाल कर देंगे मेरी। आपने बेकार में ही उस बच्ची को परेशान किया। अपना नई नई गृहस्थी है, सब संभाले। मैं खुद ही नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए। एक बात कहूंगा ठाकुर साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपकी बेटी की जैसी बेटी होती है ना तो फिर इंसान बेऔलाद रहना पसंद करेगा। मेरी बेटी है, अगर रात को मुझे छींक तक आती है ना, चली आती है मेरे पास। और एक आपकी बेटी है, सब कुछ यहाँ जब आप खत्म होने वाले होंगे ना, सब कुछ लेने सबसे आगे पहुंच जाएगी। पर आपकी सेवा करने के लिए वो कहीं नहीं है, उसके पति की नाक कट रही है यहाँ रहने में। क्या सिमरन ने ऐसा कहा? हाँ ठाकुर साहब, मैंने आपकी बेटी से बात की है। वो गैरों की तरह आपको एक आध दिन देखने आ जाएगी, पर आपकी सेवा करने नहीं आएगी। उसका मानना है कि आपके पास तो नौकर चाकर है ही, वो आपकी देखभाल कर लेंगे। पर अगर वो अपने पति को लेकर यहाँ रहेगी तो उसके पति की नाक कट जाएगी, वो घर जमाई जो बन जाएगा वो, और वो घर जमाई नहीं बन सकता। लेकिन आप जब मर जाएंगे तो आपकी जायदाद लेने के लिए वो दोनों सबसे आगे खड़े होंगे, तब वो आपके बेटी और दामाद बन जाएंगे। ठाकुर साहब एक बात कहूंगा, खून के रिश्ते अगर अपने आप को ज्यादा समझने लगे, खून के रिश्ते अगर ये भूल जाए कि रिश्तों में सिर्फ लेना ही नहीं चलता, देना भी चलता है, अगर ये बात वो भूल जाए तो फिर ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं है ठाकुर साहब। भले ही आपकी इकलौती बेटी हो, मैं जानता हूँ उसको कुछ खराब बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, पर इतना बोलने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। चलता हूँ ठाकुर साहब।
साहब जी रुक जाइए 2 मिनट। साहब जी आप क्या किसी जेंट्स नौकर का इंतजाम कर सकते हैं? क्या है ना साहब जी, साहब के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें मैं नहीं करवा सकती। आजकल तो साहब उठकर चल फिर भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो साहब जी अगर आपकी नजर में कोई अच्छा नौकर हो तो उसे भेज दीजिए। मैं जानती हूँ ऐसा करना इतनी जल्दी में बहुत मुश्किल वाला काम है, पर साहब जी प्लीज आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? देख लीजिए ठाकुर साहब, आपकी बेटी से ज्यादा चिंता तो आपके इस घर की नौकरानी को है। चंदा भले ही आपके घर की नौकरानी हो, पर इसे आपकी फिक्र आपकी बेटी सिमरन से भी कहीं ज्यादा है। देखो बेटा चंदा, तुम चिंता मत करो। मेरे घर में एक इंसान ऐसा है जो रोजी रोटी के लिए अपना कुछ भी करने को तैयार है। मैं उसे ही यहाँ भेज दूंगा। साहब जी की अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। ईमानदार और अच्छा इंसान है वो। 1 महीने बाद। साहब जी ऐसे धीरे धीरे चलिए आप। लाइए अपना हाथ दीजिए मुझे, मैं आपको चलाता हूँ। ऐसे धीरे धीरे चलिए तो ठीक हो जाएंगे आप, आपके पाँव चलने लगेंगे फिर से। बेटा राघव, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम्हारी वजह से आज मैं उठकर खड़ा हो गया। तुम और चंदा नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बेटा किस्मत ने तुमसे भले ही सब कुछ छीन लिया हो, इतने अच्छे घर परिवार के थे तुम। तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा होते तो आज तुम किसी अच्छी जगह होते, पर बेटा किस्मत ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। बेटा तुम्हारे संस्कार नहीं छीन पाई किस्मत। संस्कार में तुम आज भी वैसे ही हो। तुमने मुझे ठीक कर दिया, तुम्हारी वजह से मैं अपने पांव पर खड़ा हो गया। बेटा तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, तुम भी और चंदा भी। जी साहब जी, चंदा भी वाकई में बहुत अच्छी है। उसने भी आपकी सेवा बहुत मन से की है। मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तुम्हें चंदा बहुत पसंद है ना? बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की है, अच्छी पसंद है तुम्हारी। मैं भी सोच ही रहा था, जितना मेरी उसने सेवा की है ना, बेटी की तरह उसे इस घर से विदा करना चाहता हूँ मैं। अब किसे विदा करने की बात हो रही है? साहब जी खाना वाना लग गया है, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। तुझे विदा करने की बात हो रही है बेटा? अपने माँ बाप के लिए तूने इस घर में नौकरी की थी, पर बेटा पता नहीं कब तू मेरी बेटी बन गई। मेरी अपनी बेटी से ज्यादा तूने मेरा ख्याल रखा है। आज मैं अगर ठीक ठाक जिंदा खड़ा हूं ना, तो वो तुम दोनों की वजह से। कोई स्वार्थ नहीं था तुम दोनों का, फिर भी तुम दोनों ने मेरी इतनी इतनी सेवा की। तुम्हारी सेवा की वजह से ही आज मैं ठीक हो पाया हूँ। तुम मेरी बेटी जैसी हो। और तुम्हें एक बात पता है, राघव तुम्हें बहुत पसंद करता है, और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो मैं राघव के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। साहब जी अब क्या ही कहूँ आपसे, मुझे भी ये बहुत पसंद है। ये बात कहकर ना तुमने मेरा दिल जीत लिया बेटा। अरे तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो, राघव मेरे लिए मेरा बेटा जैसा है। ये शादी तो मैं खूब धूमधाम से कराऊंगा। फिर से जवान हो जाऊंगा मैं। बेटा आप बस तुम्हारे घर वालों को फोन करके यहाँ बुलाने की बात है। उन्हें बुला लूं, तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए। 8 साल बाद। नहीं पापा जी, आपको कुछ नहीं होगा। हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे। हम पहले जैसे आपको फिर से स्वस्थ कर देंगे, जैसे हमने एक बार पहले किया था। हम आपकी खूब सेवा करेंगे पापा जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ पापा जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ पापा, आप ठीक हो जाओगे। नहीं बेटा, अब तुम लोग मेरी कितनी भी सेवा कर लो, मैं अब और नहीं जीने वाला। मेरी उम्र इतनी ही थी, मैं पूरी कर चुका। बेटा तुम लोग की सेवा और तुम लोगों के इतने प्यारे परिवार में साथ रहने की वजह से मैं इतने सालों तक और जी गया, वरना तो शायद मैं कब का मर गया होता। तुम लोगों की वजह और तुम लोग की सेवा से ही मैं इतना सालों तक और जी गया। तो क्या फिर सिमरन, उसके पति और उसके दोनों बच्चों को बुला लें? नहीं, वो मेरा परिवार नहीं है। गैरों की तरह जो मुझे से सिर्फ मिलने आती थी, मुझे सिर्फ दिन में देखने आती थी। बीमार हूँ, मर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे। वो मेरा परिवार नहीं है। मेरा परिवार ये लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा की, सब कुछ त्याग कर मेरी सेवा की। मेरी इतनी सेवा की कि अगर मैं 2 साल पहले मरता तो आज मैं 8 साल और जी गया, इन लोगों की वजह से। चाहता हूँ कि मैंने जो विल बनाई है उसके हिसाब से ही मेरे मरने की बाद सब कुछ बटे, सब कुछ का बंटवारा हो। आप समझ रहे हैं ना मैंने आपसे कौन सी विल बनवाई है? आपकी विल का काम पूरा हो गया है ठाकुर साहब, सब कुछ बन गया है और सब कुछ एकदम सही भी हो गया है। मैंने भी सब जगह डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। बस यही सुनना था मुझे। अब मैं कम से कम चैन से मर तो सकूंगा। 10 दिन बाद। वाह दोस्त, आज तो तुम्हें इतनी बड़ी हवेली का मालिकाना अधिकार और इतने सारे रुपए पैसे धन दौलत सब कुछ मिलने वाला है। वाकई पे दोस्त, ऐसी लड़की से शादी करो कि जिंदगी बन जाए तुम्हारी।
वाकई में कमाल हो गया। आज तो वो बुढ़ा मर गया, अब सब कुछ तुम्हारा हो गया है ना। इसीलिए मैं भी सोचा कि उस बुढ़े के फ्यूनरल में चलता हूँ, थोड़ा बहुत रो धो लूं, देखूं तो उसकी हवेली कैसी है जिसमें मेरा दोस्त अब रहने वाला है। श्श, चुप करो, ऐसे नहीं बोलते। देख नहीं रहे हो बगल में तुम्हारी भाभी खड़ी है। पापा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अपने आप को संभालिए मालकिन, जो होता है उसे होने से कौन रोक सकता है? हाँ तो तुम लोग अब जाओ, मुझे यहाँ किसी नौकर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पापा की यादों के सहारे अकेले ही रहना है इस घर में। मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जा सकते हो। बेटा सिमरन, तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? ओ क्या है ना अंकल जी, बच्चों को इतने अशुभ काम में लाया नहीं जाता, इसलिए मैं उन्हें अपने इस दोस्त के घर पर छोड़ कर आया हूँ। इसकी वाइफ है, वो वहां पर बच्चों की देखभाल कर रही है। चलो चंदा, चलते हैं यहाँ से। अब साहब जी ही नहीं रहे, इस घर में हमारा क्या काम। वैसे भी मालकिन कह ही नहीं है, उन्हें किसी नौकर की जरूरत नहीं है। चलो कहीं और चलकर काम ढूंढते हैं। रुक जाओ बेटा राघव, बेटी चंदा तुम भी रुक जाओ। अपना ही घर छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अपना घर? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? पंकज अंकल, आपकी तबीयत तो ठीक है? इनका घर कैसे हो गया ये तो मेरे पापा का घर था ना, मेरा घर हुआ फिर ये। बेटी चंदा, बेटा राघव, तुम लोग हो इस घर के असली मालिक। ठाकुर साहब ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सबका मालिक तुम दोनों को बनाया है। यहाँ के असली उत्तराधिकारी ना तुम दोनों हो। ठाकुर साहब के असली उत्तराधिकारी ना तुम दोनों हो। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। पापा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। पापा मुझसे कितना प्यार करते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। जरूर इन लोगों ने कोई चाल खेली है। तुम लोगों को ना मैं देख लूंगा। वैसे झूठे झूठे तुम लोगों ने झूठे कागजात बनवाए हैं, मैं कोर्ट में देख लूंगा तुम लोग को। यहाँ का मालिकाना अधिकार किसी को नहीं मिल सकता। सिमरन इस घर की इकलौती वारिस है, अकेली वारिस है। उसके अलावा ना तो उसका कोई भाई बहन है और ना ही कोई दूसरा वारिस खड़ा हो सकता है। ऐसे कैसे पापा जी अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी और को दे सकते हैं? वो मेरे ससुर जी हैं और सब कुछ सिमरन का है। सिमरन उनकी बेटी है। अंकल, वकील अंकल, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इन्हें सब दे दीजिए। पापा जी ही नहीं रहे तो हम यहाँ रहकर करेंगे ही क्या? हाँ अंकल जी, उनकी यादों के सहारे हम अपना कहीं भी जिंदगी गुजार लेंगे। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, हम किसी न किसी तरह से अपना कहीं और काम ढूंढकर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। पागल मत बनो बेटा, अपना अधिकार जो गवाते हैं ना वो मूर्ख होते हैं दुनिया में। और तुम्हारे पिताजी ने बहुत कुछ सोच समझकर ये जिम्मेदारी तुम्हें दी होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जमीन जायदाद और उनकी सारी दौलत का मालिक कोई ऐसा इंसान बने जो नाकाबिल हो। उन्होंने तुम लोगों की काबिलियत देखते हुए ये सब का मालिक तुम लोगों को बनाया है, क्योंकि इस हवेली को उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाया था। अपनी मेहनत से, खून पसीने से उन्होंने इतने रुपए पैसे धन दौलत कमाए थे और वो नहीं चाहते थे कि इसका मालिक कोई बेगैरत इंसान बने। और तुम दोनों किस अधिकार से आए हो ठाकुर साहब की जमीन जायदाद और उनके रुपए पैसे लेने? हाँ, वारिस बन गए आज तुम लोग। और तुम जमाई बाबू, आज तुम्हारी नाक नहीं कट रही है। साहब जी का धन दौलत लेने तो तुम पहले ही चले आए ठाकुर साहब के दामाद बनकर। और जब ठाकुर साहब की सेवा करने की बात होती थी तो तुम्हारी बीवी एक दिन को यहाँ नहीं रुक सकती थी। रुकती तो तुम्हारी नाक कट जाती ना। तुम घर जमाई तो बन नहीं सकते थे इस घर के, तो आज यहाँ के वारिस कैसे बन गए? सब कुछ लेने वाले कैसे बन गए? ये सब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पापा सब कुछ किसी और को नहीं दे सकते, सब कुछ मेरा ही होगा। मैं जानती हूँ मेरे पापा मुझसे नाराज हो सकते हैं, पर वो मुझसे कुछ छीन नहीं सकते। जरूर इसमें आप लोगों की कोई चाल है। चिंता मत करो सिमरन, मैं इन्हें कोर्ट में देख लूंगा। हाँ बिल्कुल, जाओ कोर्ट केस करो। तुम्हें यहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। इसका प्रबंध खुद ठाकुर साहब करके गए हैं। हर एक वीडियो, हर एक जगह रिकॉर्डिंग है हर चीज की। तुम लोग कहीं से कुछ नहीं पा पाओगे। जाओ लड़ो, कोर्ट केस करो। क्योंकि जब ठाकुर साहब की सेवा की बात थी तब तो तुम लोग उनके कभी नजदीक नहीं आए। अरे खून के रिश्तों से बेहतर अगर बाहर के रिश्ते काम कर रहे हैं तो फिर खून का रिश्ता होने से ही क्या फायदा? हाँ, खून का रिश्ता कोई लेकर क्या करेगा जब वो किसी काम ही ना आए। अगर बाहर वाला रिश्ता ही काम आ रहा है जो खून का नहीं है तो वही अपना सगा होता है। मुसीबत में जो काम आ जाए वही अपना सगा। तुम लोगों को यहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। चली जाओ यहाँ से। एक बात और तुम्हें बता दूं सिमरन, ये सब कुछ जो भी जमीन जायदाद सब घर है ना, ये सब कुछ हवेली सब कुछ ठाकुर साहब ने अपनी मेहनत से बनाई है। कोई उन्हें पुश्तैनी नहीं मिली थी जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। तुम यहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं पा पाओगी। इसका इंतजाम खुद ठाकुर साहब करके गए हैं। देख लूंगा मैं। हाँ, कोर्ट में देख लूंगा मैं। हाँ, तुमसे कहता था दोस्त, अरे थोड़ा बहुत बुढ़े की सेवा कर दिया होता, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी नाक प्यारी थी ना,
बिना सेवा किए ही कहते थे सब कुछ तो मुझे ही मिलेगा। सिमरन मेरी बीवी जो है, लो मिल गई हवेली। मेरा दिमाग पहले से खराब हुआ पड़ा है, तू और खराब मत कर, चल यहाँ से। वकील साहब, ठाकुर साहब की हर चीज पर उनकी बेटी का अधिकार है, हम इसे कैसे ले सकते हैं? ऐसे ले सकते हो क्योंकि ठाकुर साहब ने ये तुम्हें खुद दी है। ठाकुर साहब चाहते थे कि ये सब उनके रुपए पैसे सब एक सही इंसान को मिले, वो लोगों की भलाई में ये सब रुपए पैसे खर्च कर सके, और तुम लोग ऐसे ही इंसान हो, इसीलिए ठाकुर साहब ने अपना ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, जिससे तुम लोगों की भलाई कर सको और अपना भी परिवार अच्छे से चला सको। ठाकुर साहब ने तुम लोगों को अपना परिवार माना है और इस नाते तुम्हें ये सब कुछ लेना ही पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। उन्हें कोर्ट केस करने दो, वो कभी नहीं जीत पाएंगे। ये जी, अगर पिताजी ने हमें ये सब कुछ दिया है तो उन्होंने सोच समझ कर ही दिया है। हम इन रुपए पैसों का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करेंगे, जैसे पिताजी किया करते थे उसी तरह से हम भी लोगों की मदद में ये सब पैसे खर्च करेंगे। तुम सही कह रही हो, और इससे पिताजी के नाम को, उनके काम को हमेशा जिंदा रखेंगे। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।